सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आ चुका हूं एक नए चैप्टर के साथ, जो चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। तो दोस्तों, ये क्लास 10th का चैप्टर होने वाला है, तो बिना कोई देरी किए इस चैप्टर को भी शुरू करते हैं। और फुल एनर्जी के साथ मेरे साथ आप लोग पढ़ते रहिएगा। बहुत ईजी तरीके से इस चैप्टर को भी आपको समझाने वाला हूँ, जैसे प्रीवियस चैप्टर मैंने समझाए हैं। और क्लास 10th की सिविक्स की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप अगर चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं जा करके मेरे चैनल पे। तो गाइज, पावर शेयरिंग सबसे पहले पढ़ना है टॉपिक हमें। तो पावर शेयरिंग होती क्या है? तो मतलब जब हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जब पावर शेयर हो जाए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग हो, स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग हो, ठीक है, और रीजनल लेवल की पावर मतलब स्थानीय लेवल जैसे पंचायत और पंचायत लेवल की गवर्नमेंट की पावर अलग हो, तो ये सिस्टम अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी गाइज? ठीक है, तो वही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि हर देश में ना अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं। अगर उनको पॉलिटिकली मतलब पॉलिटिक्स में बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, बराबर अधिकार नहीं दिए गए, तो जैसा बेल्जियम और श्रीलंका में हुआ वैसा हो सकता है आपके देश में भी। इसीलिए हमें पावर शेयरिंग करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, बेल्जियम ने कैसे समझदारी दिखाई और श्रीलंका ने कैसे दिक्कतें पैदा कर दी अपने एक जाति को बढ़ावा दे करके अपने देश में, ठीक है, और उसको पॉलिटिकली राइट्स ना दे करके, अधिकार ना दे करके। श्रीलंका में क्या होगा, सिविल वॉर हो जाएगी अभी। ठीक है, सिविल वॉर का मतलब जब आपस में ही देश के अलग अलग ग्रुप्स आपस में लड़ने लग जाए, तो इस कंडीशन को बोला जाता है सिविल वॉर। श्रीलंका में क्यों हुई सिविल वॉर, इसी के रीजन सब हम पढ़ने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप में एक स्मॉल कंट्री है बेल्जियम, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जो इंडिया का हरियाणा स्टेट है ना, इससे भी इसकी छोटी आबादी है, ठीक है, बेल्जियम की। इट हैज शेयर विद बॉर्डर विद फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये जो अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो बेल्जियम है, अपना बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस के साथ, नेदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ। ठीक है, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसकी जितनी हरियाणा की हाफ पॉपुलेशन है, 1 करोड़ के आसपास बेल्जियम की पॉपुलेशन है, और हरियाणा की पॉपुलेशन से भी आधी पॉपुलेशन है। तो सोच सकते हो बेल्जियम कितना छोटा सा देश है। ठीक है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री। एथनिक कंपोजिशन क्या होता है सर? तो भाई मतलब धर्म, कितनी कितनी प्रकार के टाइप्स के लोग यहाँ पे रहते हैं। मीन जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे कैसे रहते हैं? ठीक है, तो ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन में से 59% लीव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। सर, इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब जितने भी 59% लोग हैं ना 100 में से, बेल्जियम में 100 में से 59% लोग, फ्लेमिश एक एरिया है बेल्जियम में, फ्लेमिश एरिया में रहते हैं। और वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो भाषा बोलते हैं डच। रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, लेकिन भाषा कौन सी बोलते हैं? डच। और अनदर 40% जो हैं वो रहते हैं वेलोनिया रीजन में, लेकिन भाषा कौन सी बोलते हैं? फ्रेंच। ठीक है, इसी चीज में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो 59% रहते हैं कहाँ पे हैं? फ्लेमिश रीजन में, और बोलते क्या है? डच। जबकि 40% रहते कहाँ है? वेलोनिया रीजन में, और बोलते क्या है? फ्रेंच। और बचे हुए जो 1% बेल्जियम लोग हैं, वो क्या बोलते हैं? वो जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो इनफैक्ट अभी में समझ गए होगे आप, मैं उम्मीद करता हूँ। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, वाइल 20% पीपल स्पीक डच। अब यहाँ से होती है कन्फ्यूजन शुरू। ठीक है, अब मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया में हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन अगर आप यहीं पे साउथ के रीजन में चले जाओगे तो इंग्लिश बोलने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बेल्जियम का सीन है। ठीक है, बेल्जियम में वैसे तो डच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं पूरे बेल्जियम की अगर बात करें तो, लेकिन जो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो मैं आप उम्मीद करता हूँ कि गाइज ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइज अब आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बैक कर दूं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो देश में संख्या फ्रेंच की कम है, लेकिन रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, लेकिन पावर के मामले में और पैसे के मामले में फ्रेंच लोग ज़्यादा हैं डच लोगों से। ठीक है, डच लोग कम जनसंख्या में ज़्यादा हैं, लेकिन पैसे के मामले में फ्रेंच लोग आगे हैं। ठीक है गाइस, द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल में ये जो टेंशन है ना धर्म वर्म को लेकर के, थोड़ी और ज़्यादा है, क्योंकि भाई देखो पूरे देश में तो डच लोग ज़्यादा हैं, लेकिन ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोग ज़्यादा हैं।
फ्रेंच लोग आबादी में तो कम है हर जगह पर, लेकिन पैसे में ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ब्रुसेल्स में क्या होते हैं ना, स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटिंग द मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल। तो जो डच भाषा बोलने वाले हैं वो देश में तो ज़्यादा हैं, लेकिन कैपिटल ब्रुसेल्स मतलब राजधानी ब्रुसेल्स में कम है उनकी जनसंख्या, ठीक है। अब ऐसा ही सिस्टम पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा श्रीलंका में आते हैं नीचे, ठीक है। अब श्रीलंका के बारे में गाइस हम पढ़ते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन किसे कहा जाता है, मतलब जिस देश के ना चारों तरफ क्या हो, पानी हो या समुद्र हो, ठीक है, तो उस देश को आइलैंड कंट्री कहा जाता है। तो श्रीलंका के चारों ओर समुद्र है, इसलिए उसको आइलैंड नेशन कहा जाता है, ठीक है। इंडिया के तमिलनाडु से थोड़ी सी दूरी पर है, ठीक है। इंडिया के तमिलनाडु से सदर्न एरिया में, मतलब और ज़्यादा साउथ में जाओगे आप तमिलनाडु के तो आप श्रीलंका पहुंचते हो। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, मीन्स इसकी आबादी कितनी है, लगभग 2 करोड़। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जितनी हरियाणा में है आबादी उतनी ही श्रीलंका में है आबादी, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। और श्रीलंका आता कहाँ है, साउथ एशिया रीजन है श्रीलंका, ठीक है। एशिया में भी साउथ एशिया में आता है श्रीलंका। श्रीलंका हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब ये जो डाइवर्स शब्द का मतलब है, इसका मतलब होता है विविधता। अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन श्रीलंका में रहती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशन श्रीलंका में रहती है। तमिल, अब क्या है, 74% सिंघाला भाषा, सिंघली भी इसको बोला जाता है हिंदी में। सिंघाला स्पीकर 74%, मतलब श्रीलंका में जो सिंहाला भाषा बोलने वाले लोग हैं वो हैं 74%, जबकि तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं 18%, ठीक है। सिंघाला भाषा बोलने वाले 74%, तमिल भाषा बोलने वाले 18%। अमंग तमिल्स देयर आर 2 ग्रुप्स। अब तमिल्स में भी 2 ग्रुप्स बटे हुए हैं। एक तो जो उस देश के तमिल हैं, श्रीलंका के तमिल हैं, उनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अब। और कुछ तमिल्स ऐसे हैं जो इंडिया से श्रीलंका में गए थे। द रेस्ट 4 फादर्स, मतलब उनके दादा परदादा केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, आल कॉल्ड इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स उन्हें कहा जाता है जो कॉलोनियल पीरियड मतलब अंग्रेजों के शासन के दौरान, ठीक है, मजदूर के रूप में इंडिया से श्रीलंका ले गए थे और वहीं पे जाकर के बस गए, तो उन लोगों को बोला गया इंडियन तमिल्स, ठीक है। क्या इतना ही डाइवर्सिफिकेशन था श्रीलंका में, इतने ही प्रकार के दो ही प्रकार के सिंगली और तमिल्स रहते थे? नहीं, इसके अलावा भी हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, क्रिश्चियन धर्म के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग श्रीलंका में भी रहते थे। तो अब यही हम देखेंगे आगे चल करके। अब तो ये हमने एथनिक कंपोजिशन पढ़ लिया, मतलब कौन कौन से धर्म जाति के लोग या इस भाषा बोलने वाले लोग श्रीलंका में कितने प्रकार के थे, कितने टाइप्स के थे, कितने परसेंट में थे, जो और बेल्जियम में कितने परसेंट में थे, ये तो हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजोरिटरिज्म इन श्रीलंका। अब मेजोरिटरिज्म शब्द से ही समझ में आ रहा है, मेजोरिटी। श्रीलंका क्या करता है ना, मेजोरिटी को बढ़ावा देता है, मतलब जिन लोगों की संख्या मेजोरिटी में है श्रीलंका की, उन लोगों को सारे अधिकार मिल जाते हैं, जबकि माइनॉरिटी में रहने वाले तमिल्स को कोई अधिकार नहीं दिए जाते। इस चक्कर से श्रीलंका में क्या होगी, आपस में ही लोग लड़ेंगे। श्रीलंका इमर्ज एंड इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था और श्रीलंका एक साल बाद 1948 में आज़ाद हुआ। द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू देयर मेजोरिटी। मेजोरिटी से सिंगली लोगों की सरकार आती है श्रीलंका में, ठीक है, और वो लोग सरकार पे अपना दबदबा कायम करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। एज द रिजल्ट द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली चुनी गई थी, वो क्या कर लेती है, मेजोरिटेरिज्म अपना लेती है। कहने का मतलब हर चीज में केवल सिन्हाला लोगों को प्रेफरेंस देने लगते हैं ये लोग। 1956 एक एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिंगली एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल। अब 1956 का समय आता है जिसमें सिंघाला भाषा को केवल देश की ऑफिशियल भाषा घोषित कर दिया जाता है। कहने का मतलब कोई भी काम होगा तो अब वो सिंघाला भाषा में होगा, ठीक है। और इसमें बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाता है तमिल्स को। अरे भाई एक बात बताओ, तमिल्स लोग तमिल भाषा बोलते हैं, वो लोग सिंघाला भाषा कैसे बोलेंगे? तो 1956 में यही किया सिंघाला गवर्नमेंट ने कि सिंघाला भाषा को ही देश की एकमात्र भाषा बना दिया गया। अब भाई जो दूसरे लोग हैं जिन लोगों को वो भाषा नहीं आती, वो लोग कैसे चल रहेंगे, कैसे रह पाएंगे? गवर्नमेंट जॉब्स, कहीं पे इंटरव्यू देना, द गवर्नमेंट फॉलो प्रिवेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिंघाला एप्लीकेंट्स यूनिवर्सल पोजीशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो भाई
मतलब ये अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट जॉब की अगर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कहीं पे कोई एप्लीकेंट है, यूनिवर्सिटी में कोई अप्लाई कर रहा है, तो अगर वो सिंघाला भाषा वाला है ना, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाने लगी कंपेयर टू कौन कौन किन लोगों के, तमिल लोगों के। ठीक है गाइस। और ये सिंघाला भाषा बोलने वाले लोग कौन से धर्म को मानते थे? बुद्धिज्म को मानते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा लैग कर रहा होगा गाइस, थोड़ा सा स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम है। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। ये सरकार जो थी ना, ये खुद को श्रीलंकन तमिल से अलग मानती थी। ये लोग खाली सिंघली लोग अपने आप को मानते थे, श्रीलंकन तमिल को अपने देश का हिस्सा ही नहीं समझते थे। ठीक है, कुछ बच रहा है यहाँ से। और इन लोगों को ऐसा लगने लग गया कि हर चीज में बस श्रीलंकन तमिल्स को साइड हटाया जाए और उनको इग्नोर करने लग गए लोग। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च अ पार्टी एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अब क्या होता है भाई, श्रीलंकन तमिल्स के शांत बैठे रहेंगे? उनको ना जॉब्स में अधिकार मिल रहा है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज को खत्म कर दिया गया, केवल एक ऑफिशियल लैंग्वेज सिंघाला लैंग्वेज देश में शुरू कर दी गई। तो इन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकली पार्टीज बनाई और आंदोलन वगैरह शुरू कर दिए। ठीक है, और इनकी डिमांड क्या थी? तमिल ईलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, कि हमें तमिल्स के लिए अलग से एक जगह और स्टेट दे दीजिए आप। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि तमिल्स क्या कर सकें, अपना देश में अलग तरीके से अपनी सरकार को चला सकें। ठीक है, और यही पूरे जो आंदोलन हो गए, ये किस चीज में बदल गए? सिविल वॉर में। सिविल वॉर मैंने आपको बता दिया है। और ये खत्म कब होते हैं? 2009 में। ठीक है गाइस, सिविल वॉर का मतलब जब देश के आपस के ही लोग आपस में लड़ाई करने लग जाएं, तो इस कंडीशन को ही सिविल वॉर कहा जाता है। ये आपस में वॉर किन किन लोगों के बीच में हुई? तमिल्स की और सिंघली लोगों के बीच में आपस में ही झड़प हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम क्या करता है? बेल्जियम बड़ी चालाकी से भाई कदम उठाता है। ठीक है, बिटवीन 1970 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। अमेंडेड शब्द का मतलब होता है बदलना। 1970 से 1993 के बीच, 1970 से 1993 के बीच जो बेल्जियम गवर्नमेंट है वो 4 बार अपना संविधान बदलते हैं। 4 बार संविधान बदलते हैं और उसमें बदलाव करते रहते हैं। ठीक है गाइस, बेल्जियम कैसी समझदारी दिखाएगा देखना अभी आप। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच भाषा, दोनों भाषा बोलने वाले लोगों को 50-50% रख दिया जाता है। कहने का मतलब अगर पार्लियामेंट है तो उसमें 50% लोग, मान लीजिए अगर इंडियन पार्लियामेंट है तो 50% लोग इंडियन रख दिए, 15% लोग मुस्लिम रख दिए। तो यही दो कम्युनिटी ज़्यादा है देश में। ठीक है, इससे मुस्लिम लोग भी खुश और हिंदू लोग भी खुश। तो ऐसा ही किया बेल्जियम की गवर्नमेंट ने। क्या किया उन्होंने? डच वालों को भी 50% रिप्रेजेंटेशन दे दिया, फ्रेंच वालों को भी 50% रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ठीक है गाइस, दूसरा पॉइंट क्या अपनाता है बेल्जियम? Many powers of the central government have been given to state government of the two regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. कहने का मतलब जितनी पावर सेंट्रल को दी गई ना, उतनी ही पावर स्टेट को दी गई। स्टेट की अपनी अलग पावर रहेगी, सेंट्रल की अपनी अलग पावर रहेगी, और स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सबॉर्डिनेट मतलब जवाबदेही। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई भी दिक्कतें पैदा नहीं कर सकती, और स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब नहीं देगी कि वो क्या कर रही है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर होगी। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। यहाँ तक कि जो कैपिटल ब्रुसेल्स थी ना, वहाँ की अलग गवर्नमेंट रखी गई। बेल्जियम लेवल पे तो गवर्नमेंट रखी गई है सेंट्रल और स्टेट लेवल की, कैपिटल ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट अलग रखी गई। ठीक है, उसमें भी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग को 50-50% अधिकार दिया गया। अभी इसके अलावा भी थर्ड लेवल की गवर्नमेंट बनाएगी बेल्जियम। स्टेट सेंट्रल तो होगी, इसके अलावा थर्ड लेवल की गवर्नमेंट बनाता है बेल्जियम, जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब डच गवर्नमेंट, डच लोगों की अपनी अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, जर्मन लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग होगी, फ्रेंच लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग होगी। ये किन किन मुद्दों को देखेगी? कल्चरल मुद्दों को, मतलब सांस्कृतिक मुद्दों को, एजुकेशन से जुड़े मुद्दों को, लैंग्वेज से जुड़े मुद्दों को कौन देखेगा? छोटे मोटे मुद्दों को कम्युनिटी गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे बात आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट, और पूरे देश लेवल पे बात आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेल्जियम ने कितना अच्छा मॉडल अपनाया गाइस। जबकि श्रीलंका ने क्या किया था? केवल एक कम्युनिटी को बढ़ावा दे दिया, सिंगली कम्युनिटी को। जबकि बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया,
बेल्जियम ने सबको बराबर बराबर पावर शेयर कर दी। नेक्स्ट टॉपिक आता है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। जरूरी क्यों है पावर शेयरिंग? ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा, अगर पावर शेयरिंग नहीं होती, ठीक है, पावर शेयरिंग नहीं होगी ना, तो केवल एक जो सत्ता में जो पावर में एक व्यक्ति होगा वो अपनी मर्जी चलाने लगेगा। जैसे किसमें हुआ? श्रीलंका में हुआ। सिंगली लोग केवल अपनी मर्जी चलाने लग गए। उन लोगों ने हर चीज़ में, गवर्नमेंट जॉब्स में, अपॉर्चुनिटीज़ में, जॉब एप्लीकेंट में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह खाली सिंगली भाषा को चला दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? श्रीलंका में लड़ाई उत्पन्न हो गई। जबकि बेल्जियम ने गैस क्या किया? उन्होंने पावर का क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। तो इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी होती है। बेल्जियम ने अपने देश में होने वाले युद्ध को बचा लिया, जबकि श्रीलंका ऐसा करने में असमर्थ रहा, नहीं कर पाया श्रीलंका। ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ने हैं जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कितनी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है? ठीक है, सबसे पहले तो पावर शेयर इज अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट अंगों के बीच में पावर शेयरिंग होती है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये समझाना पड़ेगा आपको मेरे को। ठीक है, तो भाई लेजिस्लेटिव वो होती है जो जिसमें कानून को पेश किया जाता है, किसी कानून को पेश किया जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है? कानून को पेश करने के बाद कानून को लागू करना, सिग्नेचर करना उस पर। ठीक है गाइज, तो कानून को गाइज लागू करना किसका काम होता है? एग्जीक्यूटिव का। अगर कानून लागू हो गया और उस कानून पर कोई विवाद हो जाए, मान लीजिए हिंदुओं से जुड़ा कोई कानून आया था, उस पर मुस्लिम लोगों ने विवाद कर दिया, उस विवाद को कौन सुलझाएगा? जुडिशरी, मीन्स कोर्ट सुलझाएगी। ठीक है, तो पहला तो पावर शेयरिंग ये होती है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में। लेजिस्लेचर कानून को लाती है, उस कानून पर कार्य कौन करता है, काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। और उस कानून को लागू करने के बाद उस कानून को सुलझाता कौन है? उस कानून से होने वाले विवाद को सुलझाता कौन है? तो जुडिशरी। जुडिशरी 3 टाइप्स की होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है गाइस, लोकल कोर्ट्स भी जिन्हें बोल सकते हो। अब चलते हैं हम आगे, सेकंड पॉइंट की पावर शेयरिंग। दूसरी पावर शेयरिंग होती है पावर शेयर अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर पावर शेयर होती है। कहने का मतलब, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, और कई देशों में हमने देखा थर्ड लेवल यानी लोकल गवर्नमेंट भी होती है। तो दूसरे टाइप की पावर शेयरिंग ये हो गई। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है पावर में ऑल्सो शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स मतलब सामाजिक ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयर होती है। कैसे सर? रिलीजियस बेसिस पे और भाषा के आधार पर भी पावर शेयर की जाती है। इंडिया में भी ऐसा हुआ है कि कुछ भाषा के आधार पर देश बने हैं हमारे। ठीक है, तो उन देशों को थोड़े से अलग अलग अधिकार सौंपे गए हैं, पावर सौंपी गई है। ठीक है, अब क्या है? लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई हैं SC ST कम्युनिटी के लोगों को। ठीक है, मीन्स इलेक्शन लड़ने के लिए ना कुछ सीट्स फिक्स कर दी गई हैं SC ST के कैंडिडेट्स के लिए। तो ये पावर शेयर कर दी गई हमने। अगर केवल खाली अपर कास्ट के पास पावर होती तो अपर कास्ट अपनी मनमानी करती। तो ये रिजर्वेशन दे करके क्या किया गया? पावर को शेयर किया गया है। तो लोगों के बीच में कैसे पावर शेयर होती है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, अपना फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब पावर शेयर केवल सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल पे या एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या लोगों के बीच में ही नहीं होती, ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी होती है पावर शेयर। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयर होती है, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, मूवमेंट्स के बीच में। ठीक है, अब कांग्रेस में मान लो बड़े लीडर्स की अपनी अलग पावर होगी, छोटे मीडियम लेवल के लीडर्स की अपनी अलग पावर, और उसके छोटे लेवल पे अलग पावर। ठीक है गाइस, प्रेशर ग्रुप्स की भी अपनी पावर होती है। ठीक है, तो अगर ये पावर शेयरिंग नहीं होती तो देश में बहुत सारे दंगे हो सकते थे, लड़ाई झगड़ा हो सकता था। ठीक है गाइस, तो चैप्टर खत्म होता है। बहुत इजी तरीके से कोशिश की मैंने इस चैप्टर को भी आपको समझाने की, 18 मिनट में चैप्टर खत्म कर दिया गया है। ठीक है गाइस, इससे आसान वे में आपको कोई नहीं समझा सकता, और मैंने कम समय भी लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।